हाय एवरीवन। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज साइकोलॉजी पेपर 2 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 11 का टोटल 16 चैप्टर आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको 160 एमसीक्यू आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हर चैप्टर से हमने टॉप 10 क्वेश्चन आज के वीडियो में शामिल किया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिल्कुल आप स्किप मत करना। आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी पेड बैच में आपको ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। इसको बनाने में हमें काफ़ी 3 से 4 दिन की मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी 3.0 या 4.0 या स्टेट आने वाले वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको साइकोलॉजी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर और साथ में वो टॉपिक जो पिछले बार आपके टॉपिक वाइज से जिस टॉपिक से पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उस सारे टॉपिक से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया जाएगा। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको शामिल किया गया है और साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर को आप क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अपना खुद का पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी जो भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो है आपका परिचयात्मक मनोविज्ञान। क्लास 11 का चैप्टर 1 है परिचयात्मक मनोविज्ञान के पहला क्वेश्चन आज हम देखेंगे। मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है मनुष्य के विचारों को पढ़ना। ऑप्शन बी है मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन करना, निदान प्रदान करना, या ऑप्शन डी है अवसाद का इलाज करना। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रीवियस क्वेश्चन जरूर टेक आउट कर लेना। क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा किससे संबंधित मानी जाती है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे और आप देख सकते हो डायरेक्ट कैसे आपके एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का, मानसिक प्रक्रियाएं का, जैविक कार्य, या ऑप्शन डी है भावनाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसिक प्रक्रियाएं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो आप लोग खुद लास्ट तक वीडियो देखना। सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी कोशिश है कि आपको टोटल 16 चैप्टर्स 160 एमसीक्यू एक ही वीडियो में मैं ख़त्म कर पाऊँ। तो बस आप अपने एनर्जी को बनाए रखना और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर 4 है अधिगम के सिद्धांत का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पहला ऑप्शन है विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, या ऑप्शन डी है सामाजिक मनोविज्ञान। आज के वीडियो से आप खुद भी अपने आप को जज कर पाओगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, व्यवहारवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, अभिरुचि, उत्तेजना प्रतिक्रिया, या ऑप्शन डी है स्व अवलोकन। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तेजना प्रक्रिया। प्रायोगिक मनोविज्ञान के अग्रणी किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर वीवीए क्वेश्चन टेक आउट करना और याद रखना। मैंने कई बार आपको बताया है कि प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम उन को माना जाता है, ऑप्शन बी। सिगमंड फ्रॉइड के कौन सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा मनोविश्लेषण मनोज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने मन की 3 चेतना बताई थी, ईद, ईगो और सुपर ईगो। यॉन पोलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो क्लासिकल सिद्धांत दिया था, जिसे आप शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जानते हैं, जिनका प्रयोग कुत्ते पे किया था। बीएफ स्किनर का सिद्धांत कौन सा है? तो बीएफ स्किनर का सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जिसे आप रीफोर्समेंट सिद्धांत के नाम से भी जानते हो, जिसे हिंदी में पूर्व अनुबोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रयोग चूहे और कबूतर पे माना जाता है। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, आने वाले आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का मुख्य घटक क्या है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है सम्मोहन,
अचेतन मन, स्वाभाविकता या ऑप्शन डी है प्रबलन। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सिद्धांत मनोविज्ञान में गेस्टाल्ट से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अवचेतन, समग्रता, प्रबलन या ऑप्शन डी है आत्मविश्वास। उम्मीद है आप लोग इसमें गलती कर पाओगे, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, गेस्टाल्ट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। इस एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पीटरसन, जीन पियाजे या ऑप्शन सी है ओंट या ऑप्शन डी आपका एरिक एरिक्सन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीन पियाजे। ठीक है, याद रखिएगा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे जीन पियाजे ने, कौन कौन से? तो पहला था आपका सेंसरी मोटर जो कि 0 से 2 वर्ष होता है। सेकेंड था प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 7 होता है। थर्ड होता है कंक्रीट जो कि 7 से 11 होता है। और चौथा होता है फॉर्मल स्टेज जो कि 11 से 17 वर्ष तक माना जाता है। ये सारे फैक्ट्स आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानवतावादी मनोविज्ञान किस पर केंद्रित है? मानववादी मनोविज्ञान किस पर केंद्रित है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है जैविक आवश्यकताएं, व्यक्ति का आत्म विकास, प्रबलन या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्ति का आत्म विकास। अब यहाँ से चैप्टर 2 है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पर चैप्टर से हमने टॉप 10 क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 है मनोवैज्ञानिक अनुसाधन के तरीके। उसका पहला क्वेश्चन है अनुसाधन के आंकड़ों का संग्रह किसके माध्यम से किया जाता है? साक्षात्कार, सर्वेक्षण, प्रयोग या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन, समूह के भीतर व्यवहार के संबंधों को समझने के लिए कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, नैदानिक विधि, प्रतिलक्षण विधि या ऑप्शन डी है सांख्यिकी विधि। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोरिलेशन को कैसे मापा जाता है? मानक विचलन, प्रतिक्षेप गुणांक, माध्य या ऑप्शन डी है माध्यिका। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि प्रतिपादन जो कि हाइपोथेसिस का महत्व क्या होता है। हाइपोथेसिस आपको जिन पियाजे का जो चौथा फैक्टर था फॉर्मल स्टेज, उससे लिया गया हाइपोथेसिस, जो कि ऐसे चीज होता है जो आप इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन इंसान कौन कर सकता है? जिसकी आयु 11-12 वर्ष के ऊपर जाती है, वो आपका इमेजिन कर सकता है। वो हाइपोथेसिस एक का प्रकार माना जाता है। तो आपको बताना है कि हाइपोथेसिस का महत्व क्या है। पहला ऑप्शन है पूर्वानुमान करने के लिए, जांचने के लिए, विश्लेषण करने के लिए या ऑप्शन डी है सिद्ध करने के लिए। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सिद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वेक्षण विधि किस प्रकार के शोध में उपयोग होती है? ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जनसांख्यिकी शोध। क्वेश्चन नंबर 7, सांख्यिकी तर्क का उपयोग किसमें किया जाता है? परिणाम का विश्लेषण, प्रमेय का सिद्धांत, परिकल्पना का निर्माण या ऑप्शन डी है निष्कर्ष का निर्माण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नैदानिक पद्धति किसके अध्ययन के लिए उपयोगी है? पहला ऑप्शन है सामान्य व्यवहार, ऑप्शन बी है असामान्य व्यवहार या ऑप्शन सी है सामाजिक व्यवहार या ऑप्शन डी जैविक व्यवहार। तो याद रखिएगा नैदानिक पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट उपयोगी होता है वो होता है असामान्य व्यवहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली में क्या आवश्यक है? वैधता, विश्वसनीयता, स्पष्टता या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि विशेष निरीक्षण पद्धति क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विशिष्ट व्यक्तियों पर केंद्रित अध्ययन, ऑप्शन ए। थर्ड चैप्टर है आत्म और व्यक्तित्व। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 4 से 5 सवाल पूछे गए थे, इसलिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, आत्म का मुख्य तत्व क्या होता है? आत्म स्वीकृति, आत्म प्रेम, आत्म आलोचना या ऑप्शन डी है आत्म निरीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, आत्म निरीक्षण। सेकंड क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाद, व्यवहार के सामान्य तरीके, शारीरिक विशेषताएं या ऑप्शन डी है सामाजिक प्रतिष्ठा। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आदर्श आत्मा का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है वास्तविक, ऑप्शन बी है संभावित या ऑप्शन सी है आदर्श या ऑप्शन डी है अपराचित। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आदर्श। क्वेश्चन नंबर फोर, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण आपका व्यक्तित्व को माना जाता है, ऑप्शन ए। असामान्य व्यक्तित्व को किससे पहचाना जा सकता है? असामान्य मानसिकता, असामान्य शारीरिकता, सामाजिकता या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, असामान्य मानसिकता। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने कई बार आपको बता भी चुका हूं कि अहंकार का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्राइड, जॉन लॉक, कॉलिंग या ऑप्शन डी है अल्बर्ट बंडूरा। तो अहंकार जो कि ईगो होता है, उसका प्रतिपादन आपके सिगमंड फ्राइड ने किया था, जो कि ईगो और सुपर ईगो, ये तीन आपके अवधारणा दिया था सिगमंड फ्राइड ने, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विशिष्टता से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यक्तित्व सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत या ऑप्शन डी है जैविक सिद्धांत। ऐसे कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले सीटेट के क्वेश्चन करा रहे हैं साइकोलॉजी में, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे बच्चे क्वेश्चन दे क्यों रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। आप ऐसा कंटेंट बनाकर, टीचर अपना टाइम व्यूज बनाने के लिए आप ऐसा काम कर रहा है, लेकिन जो बच्चे जो ऐसा कंटेंट क्वेश्चन देख रहे हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उनका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और सीटेट का क्वेश्चन देखकर आपका कोई भी भला नहीं होने वाला, क्योंकि सीटेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं भी पूछा नहीं जा सकता। जो क्लास आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार क्वेश्चन को मैच कर लो, क्या वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं तब जाकर आप सारे वीडियो देखो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन आप एक बार खुद जज कर सकते हो, जो अपना टाइम आप जहाँ पर दे रहे हो, अपना कीमती टाइम, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आपके सिलेबस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। कम से कम खुद को इतना भी आप जज कर सकते हो कि वो सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है। अगर आप इतना सारा टाइम अपने दे रहे हो और आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन मैच ही ना करे, कंटेंट बिल्कुल मैच ना करे, तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। आप जाकर एग्जाम में आप पछता सकते हो। तो ऐसा कंटेंट देखो जो कि आपके सिलेबस में और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पैटर्न या फिर उसका जो लेवल है वो मैच करे, तब जाकर आपका टाइम सही टाइम पे अपना यूज कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तित्व सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 है बिग 5। मैंने ऑलरेडी कल का वीडियो में आपको बिग 5 से क्वेश्चन कराए हुए थे। बिग 5 व्यक्तित्व के कौन से तत्व में शामिल हुए? तो उम्मीद करता हूँ कल का वीडियो जिसने देखा होगा आप इसका आंसर आसानी से बता पाओगे, और आप खुद देख सकते हो कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में कैसा है। ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी का जो वीडियो है क्लास 11 क्लास 12 का काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने वो पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। एनसीईआरटी क्लास 11 12 का चैप्टर वाइज पूरे डिटेल में वीडियो हमने किया हुआ है। पर चैप्टर से 40 से 50 क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन इसका बी है, अनुभव, स्वीकृति, निर्भरता, सचेतनता, सौदाशीलता, उच्च सच्चाई। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वास्तविक आत्मा और आदर्श आत्मा के बीच अंतर किससे संबंधित है? व्यक्तित्व विकास, आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण या ऑप्शन डी है आत्म जागरूकता।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मसम्मान। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का सबसे बड़ा निर्धारक कौन है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना। पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता, पर्यावरण, अनुभव, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिए क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चैप्टर 4 है जीवन काल में विकास। इसका पहला क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान का किसका अध्ययन करता है? पहला ऑप्शन है जीवन के प्रारंभिक चरण, संपूर्ण जीवन चक्र, बुढ़ापे का अनुभव, या ऑप्शन डी है किशोर अवस्था। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं, तभी जाकर एक वीडियो में 16 चैप्टर आज कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन सेकंड है प्रस्तुत काल से पहले विकास किसमें शामिल था? पहला ऑप्शन है प्रस्तुतोर, ऑप्शन बी है प्रस्तुत काल, ऑप्शन सी है आपका प्रसव पूर्व, या ऑप्शन डी है नवजात। तो याद रखिएगा क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है किस चरण में व्यक्तित्व आत्म समझ और पहचान का विकास करता है? मतलब आपको बताना है कि कौन सा चरण है जब आत्म समझ और पहचान का इंसान के अंदर विकसित हो जाता है। क्या वह शैशवावस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या ऑप्शन डी है युवावस्था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किशोर अवस्था, जो कि आपका पीरियड है। अगला क्वेश्चन है किस सिद्धांत में अनुसार विकासात्मक परिवर्तन चिरस्थायी माने जाती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास का मुख्य तत्व कौन सा है? वजन, लंबाई, वृद्धि, या ऑप्शन डी है सामाजिकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लंबाई। अगर ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग गलती कर पाओगे। एनसीईआरटी को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसे बहुत कम आंकते हैं, उनको लगता है कि एनसीईआरटी से क्या ही क्वेश्चन पूछेगा। आप खुद ईमानदारी से अगर 160 क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट करोगे और जब आप खुद अपना रिजल्ट आप लास्ट में चेक करोगे कि 160 में आपने कितना आंसर सही बताया, आप खुद शौक हो जाओगे अपना स्कोर देखकर। इसलिए कहता है आपका बिहार स्टेट या बीपीएससी एनसीईआरटी को ऐसे ही आपका बेस नहीं माना जाता किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे कंटेंट है, ऐसे क्वेश्चन है जो बड़े से बड़े जो पढ़े लिखे इंसान है वो भी इसका आंसर ना बता पाए। इसलिए आप एनसीईआरटी को कभी भी कम मत रखना। एनसीईआरटी आपका बेस है आपके किसी भी एग्जाम का। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, लास्ट में अपना स्कोर बताना कि 160 में आपने स्कोर कितना किया। मैक्सिमम लोग अगर जिसका स्कोर 100 प्लस आ जाता है, यकीन मानो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। 160 में जिसका स्कोर 100 प्लस आएगा, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। लेकिन 100 से स्कोर काफ़ी कम आता है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीपीएससी बिहार स्टेट तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको 160 में आपको 100 स्कोर पार करना पड़ेगा। कम से कम 125 जिसका आ जाएगा उसको बीपीएससी रोकने से कोई रोक नहीं सकता, बीपीएससी पास करने से। और मैंने सेम आपको क्लास 12 का भी ऐसे ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, अपना सपोर्ट बनाए रखो। आप खुद इसी चैनल पे आप ऐसे-ऐसे कंटेंट आपको दिए जाएँगे, जो उसके सिवा आपको किसी भी पेड बैच किसी भी कंटेंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ सिंगल इसी चैनल पे आपको सारे कंटेंट, आपको सारे सिलेबस अकॉर्डिंग आपको सब कुछ कराए जाएँगे। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लंबाई। क्वेश्चन नंबर 6 है किस अवधि में बच्चों में भाषा का विकास होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपने सीटेट में पढ़ा होगा कि जो आपके शैशवावस्था होता है जिसका पीरियड माना जाता है 0 से 2 वर्ष, जिसे आप इंग्लिश में सेंसरी मोटर के नाम से जानते हो, जो कि जीन पियाजे का एक स्टेज है, पहला स्टेज शैशवावस्था, उसमें बच्चों का भाषा का विकास माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आध्यात्मिकता और धार्मिकता का विकास सामान्यतः कब होता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या ऑप्शन डी है पौरावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जब आपका एज हो जाता है 25 प्लस, तब जाकर आपके अंदर ये सारे गुण विकसित होते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 मध्य जीवन संकट किस उम्र में आमतौर पर अनुभव होता है? 20 से 30 वर्ष, 30 से 40, 40 से 50, या ऑप्शन डी है 50 से 60। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 40 से 50। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि किशोर अवस्था में पहचान का संकट किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था?
अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था एरिक्सन से हमने टॉप 10 क्वेश्चन किए थे। आप जाकर कल का वीडियो जरूर चेकआउट करना। यूनिट याद नहीं आता, यूनिट 5 या यूनिट 6 से हमने सारे टॉपिक्स कवर किए थे जिसमें आपका एरिक्सन का नाम शामिल था। एरिक्सन के टॉप 10 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो इसका आंसर आप आसानी से बता पाते कि इसका राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी। बुजुर्गों में कौन सी मानसिक स्थिति का अधिकतम प्रभाव होता है? अवसाद, चिंता, उन्माद या ऑप्शन डी है सामाजिक। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा अवसाद। चैप्टर 5 है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। इसका पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है मानसिक प्रक्रियाएं, भावनात्मक प्रक्रियाएं, शारीरिक प्रक्रियाएं या ऑप्शन डी है सामाजिक व्यवहार। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान की अवधारणा किसके अध्ययन का हिस्सा माना जाता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, भावना, प्रेरणा या ऑप्शन डी है शारीरिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान का विभाजन किस प्रक्रिया के तहत होता है? पहला ऑप्शन है एकाग्रता, चयनात्मक ध्यान, स्थिरता या ऑप्शन डी है अनुकूलन। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सेलेक्टिव अटेंशन। अगला क्वेश्चन, मानव स्मृति में संग्रहित जानकारी का पुनः प्राप्ति किसके अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है जानकारी संसाधन, जानकारी संरचना, जानकारी पुनरुद्धारण या ऑप्शन डी है जानकारी संगठन। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मूल संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मूल संज्ञानात्मक प्रक्रिया ध्यान, धारणा और स्मृति को माना जाता है, ऑप्शन ए। स्वतः शिक्षा क्या है? तो याद रखिएगा स्वतः शिक्षा आत्मनिर्भर शिक्षण को माना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि तभी जाकर हम 16 चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको बताने की धारणा और संज्ञान में अंतर क्या है? तो धारणा और संज्ञान में मुख्य अंतर, धारणा जो होता है वो बाहरी जानकारी को समझने का तरीका माना जाता है, जबकि आपका जो संज्ञान है जो कि आपका कॉग्निशन है वो आपके मानसिक प्रक्रियाओं को कुल रूप को माना जाता है। ये दो आपका मेजर डिफरेंस है, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। समस्या समाधान का तरीका किस प्रक्रिया से जुड़ा होता है? पहला ऑप्शन है धारणा, स्मृति, सोच और ऑप्शन डी है ध्यान। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डिसीजन लेने में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया सबसे उपयोगी होती है? जब आप डिसीजन लेते हो कि कौन सा आंसर टिक आउट करे तो उस टाइम कौन सा प्रक्रिया उपयोगी होती है आपको ये बताना है। धारणा, स्मृति, सोच या ऑप्शन डी है भावना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिल का बात सुनते हैं, तो दिल की बात सुनने वाले आपकी भावना में आ सकते हैं, इमोशन के अंदर आ सकते हैं, स्मृति के अंदर आ सकते हैं, लेकिन जब आपको डिसीजन लेना हो तो उस टाइम आपको सोचना चाहिए, आपको ना दिमाग का यूज़ करना चाहिए, ना कि दिल का और ना ही अपने इमोशन का। कोई भी डिसीजन लो अपने लाइफ को लेकर, चाहे आप जो भी आपका डिसीजन होता है लाइफ को लेकर, उसमें आपको दिमाग का यूज़ करना चाहिए, ना कि अपने दिल और अपने इमोशन का। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। नर्मता किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है धारणा, ध्यान, ऑप्शन सी है स्मृति या ऑप्शन डी है सामाजिक संज्ञान। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सामाजिक संज्ञान। यहाँ पे आपका टोटल 50 क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे कहीं भी पेड बैच में आपको नहीं कराए जाएंगे, इसका मेरा दावा है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कम से कम जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो आप उतने लोग लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आने वाले वीडियो पे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर 6 है अभिप्रेरणा और भावना। आपको पता होगा कि अभिप्रेरणा और भावना से आपके पिछले बार एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल मिस मत करना, और पहले क्वेश्चन को तो पहले आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लो। आपको देखकर ही लग रहा होगा कितने सवाल कितने इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के कौन सा सिद्धांत में आवश्यकता को प्रमुख माना गया है?
आंतरिक सिद्धांत, ड्राइव सिद्धांत, प्रेरणा या ऑप्शन डी है सामाजिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ड्राइव सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मास्लो की आवश्यकता पिरामिड में सबसे निचले स्तर में कौन सी आवश्यकता होती है? मैंने जब आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का जब वीडियो कराया था, उसमें मैंने आपको डिटेल में काफ़ी बताया था कि जब मास्लो की आवश्यकता का जो सीरीज है, पिरामिड जो उसके निचले स्तर में कौन सी आवश्यकता होती है और ऊपर कौन सी होती है। हर चैप्टर से हमने 40 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे एनसीईआरटी में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो प्ले लिस्ट में, तब जाकर आप इसका आंसर आसानी से बता पाओगे। सबसे निचले स्तर पे आपका शारीरिक आता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसे आप याद जरूर रखना। अभिप्रेरणा का प्रभाव किस पर होता है? व्यवहार पर, भावनाएं पर, मानसिक प्रक्रियाएं पे या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। किस प्रकार की अभिप्रेरणा आंतरिक संतुष्टि से उत्पन्न होती है? बाहरी अभिप्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा या ऑप्शन डी है आपका बाध्यकारी अभिप्रेरणा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार की भावना को प्राथमिक भावना माना जाता है? तो याद रखिएगा प्राथमिक भावना माना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भावनात्मक खुफिया का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अभिप्रेरणा और भावना का पारस्परिक संबंध किससे प्रकट होता है? भावनात्मक स्थिरता से, तीव्रता से, अभिप्रेरणा से या ऑप्शन डी है जटिलता से? तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक तनाव के संकेत क्या है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जब भी आपके अंदर एक तनाव होता है, तब आपके बॉडी पे, आपके फेस पे चिंता, अवसाद और फिजिकल थकान देखने को मिलता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सकारात्मक भावना का उदाहरण कौन सा है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गुस्सा, उदासी, खुशी और डर। आपसे पूछा जा रहा है सकारात्मक, तो सकारात्मक आपकी खुशी होती है, बाकी तो आपका नेगेटिव है गुस्सा, उदासी और डर, ये आपके नकारात्मक है, लेकिन आपसे सकारात्मक पूछा गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, खुशी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा को बाहरी पुरस्कार की प्रमुख भूमिका होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सटर्नल अभिप्रेरणा। अगला चैप्टर अधिगम से है। ऑलरेडी हमने अधिगम से टॉप 50 क्वेश्चन हमने सिर्फ अधिगम से कंप्लीट किए हुए हैं, आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। अधिगम से आपके एग्जाम में 7 से 8 सवाल पूछे गए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप जाकर इस वीडियो को देखने के बाद अधिगम का सीरीज जरूर चेकआउट करना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिगम का पहला क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा अधिगम का मुख्य उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, ऑप्शन बी। क्लासिकल कंडीशनिंग किससे संबंधित है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव से संबंधित है। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, वाटसन आपके व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं और थॉर्नडाइक आपके ट्रायल एंड एरर के जनक माने जाते हैं, ट्रायल एंड एरर। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सकारात्मक प्रबलन क्या है? मतलब जो आपका पॉजिटिव रिफोर्समेंट क्या होता है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है व्यवहार को घटाने के लिए पुरस्कार, ऑप्शन बी है व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुरस्कार, ऑप्शन सी है नकारात्मक परिणाम देने के लिए, या ऑप्शन डी ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग में प्रमुख तत्व क्या है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है, सब चीज़ डिपेंड करता है रिफोर्समेंट में। रिफोर्समेंट का हिंदी होता है प्रबलन, जिसमें आप रिफोर्स करते हो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटिवेशन एंड लर्निंग में मुख्य अंतर क्या होता है? मतलब दोनों में क्या संबंध है, आपको ये बताना है, लर्निंग एंड मोटिवेशन में। तो याद रखिएगा लर्निंग एंड मोटिवेशन में जो संबंध होता है,
वो प्रेरणा अधिगम को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए। किसी कार्य को बार बार करने से उस अधिगम में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आदत निर्माण। व्यवहार को बदलने के लिए नकारात्मक प्रबंधन का उपयोग किसमें होता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्लासिकल ऑपरेंट संज्ञानात्मक, और ऑप्शन डी है सामाजिक अधिगम। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसके संस्थापक आपके स्किनर को माना जाता है। अधिगम सिद्धांत में निर्माण का अर्थ क्या होता है? नए विचारों का निर्माण, पुरानी आदतों का नवीकरण, नई आदतों का निर्माण, या ऑप्शन डी है शारीरिक परिवर्तन। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नए विचारों का निर्माण। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि अधिगम के बारे में थॉर्नडाइक का कानून क्या कहता है। पहला ऑप्शन है प्रभाव का कानून, अनुकूलन का कानून, प्रबलन कानून, या ऑप्शन डी है प्रेरणा का कानून। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने 3 आपने नियम बताए थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो इन तीनों में आप एक ऑप्शन देख सकते हो, प्रभाव का नियम, प्रभाव का कानून। अगर 3 नियम दे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, जिसमें से एक नियम आपको यहाँ देखने को मिलता है, प्रभाव का कानून या प्रभाव का नियम, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मॉडलिंग किस प्रकार का अधिगम होता है? तो मैंने कल के वीडियो में इस चैप्टर से, जो कि बंडूरा का दिया गया सिद्धांत है मॉडलिंग, जो कि इनडायरेक्ट लर्निंग को बताता है, अप्रत्यक्ष अधिगम को दर्शाता है। आप जाकर कल का वीडियो जरूर चेकआउट करना। आपको 100 क्वेश्चन कराए गए थे यूनिट 5 से। यूनिट 5 आपका जो सिलेबस में यूनिट 5 है, उससे जितने भी टॉपिक्स है कल के वीडियो में हमने काफ़ी कवर किया था। यूनिट 5 एक ऐसा यूनिट 5 है जिस सिंगल यूनिट से आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले बार सवाल पूछे गए थे। तो कल का वीडियो आप जरूर चेकआउट करना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चैप्टर 8 को देखेंगे, स्मृति और भूलने की प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, स्मृति का मुख्य घटक क्या है? पहला ऑप्शन है जानकारी का संग्रह और जानकारी का पुनरुद्धार। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जानकारी का संग्रह। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार आपको बताया भी है, स्मृति के कितने चरण होते हैं? तो याद रखिएगा, स्मृति के 3 चरण होते हैं। आप उनका नाम लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने कई बार आपको नाम बताया हुआ है। ठीक है, तो आप उससे कमेंट बॉक्स में नाम लिख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, एक होता है लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। तीसरा नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में आप नाम शेयर करो। स्मृति के 3 चरण कौन कौन से होते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्मृति की जानकारी का भंडारण किस प्रकार किया जाता है? आप यहाँ देख सकते हो अल्पकालिक, दीर्घकालिक, यहाँ पर 2 ऑलरेडी आपको यहाँ पर स्मृति के नाम दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। भूलने का कारण क्या है? अगर आप किसी को भूल जाते हो, भूलता तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आप भूलने का कारण क्या है आपको ये बताना है। तो भूलने के कारण ध्यान की कमी, जानकारी का अस्मरण, जानकारी का अनुपयोग, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। मतलब आप ऐसे चीज़ भूल जाते हो जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जैसे कि आप कोई सामान को ऐसे जगह रख देते हो, जब आप उसे खोजते हो तो आपको याद नहीं आता वो सामान आपने कहाँ रखा। इससे प्रतीत ये होता है कि जो आपने जो सामान रखा है उतना आपके लिए यूज़फुल नहीं है। जैसे कि अगर आपका फ़ोन आप कभी नहीं भूलते हो, अपना पर्स, वॉलेट कभी नहीं भूल सकते हो, अपने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वैसे आप कभी नहीं भूल सकते हो। तो भूलने के पीछे ये आपके प्रमुख रीज़न है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसे आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। भूलने की प्रक्रिया को समझने के लिए पठन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखिएगा, एविंग हाउस का। ऑप्शन सी। अल्पकालिक स्मृति की अवधि कितनी होती है? जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसकी टाइमिंग कितनी होती है, कितने टाइम तक स्टोर हो सकता है आपके माइंड में, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 20 से 30 सेकंड, 1 से 2 मिनट, 5 से 10 मिनट, या ऑप्शन डी है 30 से 60 सेकंड। तो याद रखिएगा, जो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है वो सिर्फ आपके 20 से 30 सेकंड के आपके माइंड में स्टोर रहती है, उसके बाद गायब हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्मृति का पुनरुद्धार किस प्रकार किया जाता है? तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
पुनः प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि स्मृति के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। ऑप्शन डी। भूलने का पठन सिद्धांत किस प्रकार की स्मृति को प्रभावित करता है? दीर्घकालिक स्मृति को, अल्पकालिक, कार्यकारी, या ऑप्शन डी है अनुभूतिजन्य स्मृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्मृति की जानकारी के पुनर्गठन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, उसे हम पुनः संरचना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए। अगला चैप्टर है चिंतन और भाषा, जो कि एक और बेहतरीन टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो चिंतन का मुख्य उद्देश्य समस्याओं को हल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है चिंतन। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विचार प्रक्रियाओं का मुख्य तत्व किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है समझ, विश्लेषण, जानकारी संग्रह, या ऑप्शन डी है समस्याओं का समाधान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समस्याओं का समाधान। प्रक्रियात्मक निश्चितता का क्या अर्थ होता है? तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी चीज का विशिष्ट उपयोग करने का झुकाव प्रक्रियात्मक माना जाता है। ऑप्शन ए। क्रिएटिविटी सोच का क्या उद्देश्य है? तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, क्रिएटिविटी नए विचार उत्पन्न करना क्रिएटिविटी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा की संरचना में कौन सा घटक शामिल नहीं है? ध्यान से देखिएगा, ये आपसे यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो जब भी आपसे नई सवाल पूछे, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा और याद रखिएगा, भाषा में आपका जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसे घटक को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा अधिगम का प्रमुख तत्व क्या है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक प्रभाव, या ऑप्शन डी है शारीरिक विकास। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक संपर्क। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, भाषा की उत्पत्ति किससे होती है? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो आपकी आनुवंशिकता है उससे उत्पत्ति होती है आपकी भाषा। अगर बीपीएससी में आप जब बीपीएससी में अगर ये सवाल पूछा जाता, तो आपके पास ई ऑप्शन होता एक से अधिक, तब जाकर आप बीपीएससी में इसका आंसर आप ऑप्शन ई को टिक आउट करना, क्योंकि जो भाषा की उत्पत्ति है आपकी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों रीजन माना जा सकता है, उसमें आपके सामाजिकता भी आ सकता है। इसलिए जब अगर इसमें ऑप्शन दिया होता ऑल ऑफ दिस या फिर एक से अधिक, तो आप उस आंसर को टिक आउट करना, लेकिन इसमें आपको 4 में से कोई एक को चुनना है, इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएँगे, आनुवंशिकता। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बीपीएससी में ये सवाल पूछा जाए, तो आप ऑप्शन ई को टिक आउट करना, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, समस्या समाधान के लिए कौन-सा तरीका उपयुक्त होता है? जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, उसमें सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है विश्लेषण। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई मैथ में कोई फ़ॉर्मूला अगर जब लिखा जाता है, तो उसे हम खंड-खंड में उसको तोड़ते हैं, ठीक है? विश्लेषण मतलब होता है किसी भी चीज़ को खंड-खंड में तोड़ना, विश्लेषण कहलाता है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भाषा के कौन-सा पहलू का अध्ययन किया जाता है? तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा अधिगम का कौन सा सिद्धांत स्किनर से संबंधित है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। स्किनर से जो रिलेटेड जो थ्योरी है वो है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल है आपका पावलोव का, सामाजिक अधिगम है बंडूरा का, संज्ञानात्मक विकास है पियाजे का। ये सब आप इसे याद रखिएगा। चैप्टर 10 है मानसिक स्वास्थ्य और बीमारी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे तो सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कहना गलत है, क्योंकि आपके सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आपका बेस है किसी भी एग्जाम का, इसलिए आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जरूर करना। हमारी कोशिश है कि आज के वीडियो में टोटल 16 चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाए। तो देखते हैं कि कितना चैप्टर हम कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन अभी चैप्टर 10 का पहला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य है
मनोवैज्ञानिक स्थिरता बनाए रखना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? तनाव, अवसाद, चिंता या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस? तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक विकारों का उपचार किस विधि से किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जो भी ऐसे इंसान जो उनके मनोवैज्ञानिक विकार है, उनका इलाज आपके मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, दवाएं और संज्ञानात्मक चिकित्सा तीनों से हो सकता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। कौन क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी स्थिति एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है घबराहट, अवसाद, उन्माद या ऑप्शन डी है ध्रुवीय विकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, घबराहट। अवसाद के कौन से लक्षण होते हैं? उदासी, निराशा, अस्थिरता या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। किस व्यक्ति में व्यक्ति को भ्रम हो सकता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ऑलरेडी हमने कई बार आपको बता भी चुके हैं कि जो ऐसे इंसान जिनको भ्रम होता है वो सिजोफ्रेनिया के शिकार होते हैं। सिजोफ्रेनिया एक तरह का मनोविकार है जो कि बहुत सारे इंसानों में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। मनोवैज्ञानिक अस्थिरता का कारण किसे माना जाता है? आनुवंशिकता को, पर्यावरण को, शारीरिक सिचुएशन को या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई क्वेश्चन जरूर टिक आउट कर लेना। और आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक उपचार में संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा किस प्रकार का उपचार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विचार और व्यवहार को बदलने का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक सहायता मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ या ऑप्शन डी है कोई प्रभाव नहीं छोड़ता? तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सकारात्मक। अगला चैप्टर है तनाव और सामना करने की प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तनाव का मुख्य कारण क्या है? आपकी शारीरिक चुनौती, मानसिक, सामाजिक या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तनाव को प्रबंधित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है ध्यान और विश्राम, शारीरिक व्यायाम, सकारात्मक सोच या ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ दिस? तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, सामना करने के लिए रणनीति किस पर निर्भर करती है? समस्या की प्रकृति पर, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति पर, उपलब्ध संसाधन पे या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सामना करने की कौन सी रणनीति समस्या को हल करने पर केंद्रित होती है? तो याद रखिए क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समस्या केंद्रीय रणनीति। तनाव का प्रभाव किस पर पड़ता है? आपके बॉडी पे, आपके मानसिक पे, भावनात्मक पे या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तनाव से निपटने के लिए सकारात्मक सोच क्या करती है? तो याद रखिएगा, तनाव से निपटने के लिए जो आपकी सकारात्मक सोच होती है वो मानसिक स्थिति को बनाए रखती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान का क्या लाभ होता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक सुधार, मानसिक सुधार, भावनात्मक सुधार या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। तनाव को प्रबंधित करने के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी हो सकती है? तो याद रखिएगा, सामाजिक संपर्क, रचनात्मक, शारीरिक व्यायाम, ये तीनों चीज़ आपके तनाव को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। सामना करने के लिए कौन सी रणनीति केवल अल्पकालिक राहत देती है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा भावना केंद्रित रणनीति होगी, ऑप्शन बी। तनाव को कम करने के लिए शारीरिक व्यायाम क्या करता है? शारीरिक ऊर्जा बढ़ाता है या थकान बढ़ाता है, आराम देता है या शारीरिक समस्या पैदा करता है?
तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शारीरिक ऊर्जा बढ़ाता है। इसके बाद हम चैप्टर 12 देखेंगे, सामाजिक मनोविज्ञान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सामाजिक मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन क्या है। चलिए इसका ऑप्शन को हम पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संरचना, सामाजिक समस्याएं, या ऑप्शन डी है सामाजिक गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समूह का प्रभाव क्या होता है। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समूह का प्रभाव व्यक्तिगत व्यवहार, सामाजिक संरचना और सामाजिक निर्णय पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिका का क्या अर्थ है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए, तब तक मैं थोड़ा और पानी पी लेता हूँ। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समूह की सोच किस प्रकार प्रभावित होती है, विचारधारा से, नेतृत्व से, सामाजिक संरचना से, या ऑप्शन डी ये समूह समूह की गतिशीलता से। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, समूह की गतिशीलता। व्यक्तिगत आत्मसम्मान और सामाजिक आत्मसम्मान का क्या संबंध है। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वो परस्पर संबंधित होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। समूह संलयन का प्रभाव क्या होता है। आपने पढ़ा होगा समूह संलयन के बारे में, जिसका प्रभाव होता है सामूहिकता में वृद्धि, ऑप्शन सी। सामाजिक तुलना का उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक तुलना का उद्देश्य आत्मसमझ, सामाजिक पहचान और व्यक्तिगत मूल्यांकन, ये तीनों आपके रीजन हो सकते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक प्रभाव के कौन से प्रकार होते हैं, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सामाजिक प्रभाव के प्रकार अनुपालन, परिचालन, स्वीकृति, अनुकूलन, प्रभाव, प्रेरणा, ये सारे आपके रीजन माने सकते हैं सामाजिक प्रभाव के, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। समूह गतिशीलता का क्या प्रभाव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समूह गतिशीलता का प्रभाव नेतृत्व, निर्णय और सोच पर डिपेंड करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक पहचान का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा, सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक पहचान किसी व्यक्ति का समूह से पहचानना माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला टॉपिक्स है आपका व्यक्तित्व, जो कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है ये टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस टॉपिक से 5 से 6 सवाल आपके पूछे गए थे एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन आप इसके जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का प्रमुख तत्व क्या है। तो व्यक्तित्व का प्रमुख तत्व आपका व्यवहार, आपका दृष्टिकोण और आपके विचार, तीनों डिपेंड करते हैं आपके व्यक्तित्व पे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। व्यक्तित्व का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो आपके हेरिडिटी, आपके जीन्स और आपके इन्वायरमेंट और आपके सोशल कल्चर पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जस्ट मैंने आपको बताया भी थे कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा तत्कालिक इच्छा और संतुष्टि की खोज में होता है। ये सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। और क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ईद। व्यक्तित्व के कौन सा सिद्धांत को रोसार्च से जोड़ा जाता है। आपने नाम सुना होगा रोसार्च का, तो व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत है जो कि रोसार्च से जोड़ा जाता है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है विश्लेषण सिद्धांत, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक, या ऑप्शन डी है परिक्षिप्त सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर कर लेना, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व के विकास में आत्म संवेदनशीलता की क्या भूमिका होती है। तो याद रखिएगा, व्यक्तित्व के विकास में जो आपकी आत्म संवेदनशीलता होती है वो व्यक्तित्व को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, इफेक्ट नहीं करती है अफेक्ट करती है, ऐसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको मैंने कई बार बताया भी है कि जूंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी
क्लास 11 के चैप्टर जब मैंने आपको डिटेल में कराया था, उसमें मैंने आपको जूम के जितने भी टाइप्स होते हैं मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था, तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर आप चेकआउट करना। प्लेलिस्ट में उस वीडियो का सेक्शन दिया गया है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। व्यक्तित्व का 5 मुख्य तत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तित्व के प्रमुख आयाम पे। व्यक्तित्व का मापन किन विधियों से किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है आत्म-मूल्यांकन, प्रक्षिप्त विधियाँ, स्व-परीक्षण या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9, फ्राइड के व्यक्तित्व के सिद्धांत में ईगो का क्या कार्य है? तो याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी कई बार आपको बताया भी है कि फ्राइड का जो सिद्धांत है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसलिए सारे क्वेश्चन फ्राइड से जितने भी क्वेश्चन हो आप उससे वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट पहले ही कर लेना। और याद रखना, क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वास्तविकता के अनुसार संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तित्व के कौन सा सिद्धांत को व्यवहारात्मक सिद्धांत कहा जाता है? इस क्वेश्चन को आप रट्टा जरूर मार लेना। और क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्किनर का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपके टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। अगला टॉप चैप्टर है संज्ञानात्मक विकास, जो कि आपके जीन पियाजे से ज़्यादा क्वेश्चन रिलेट करता है। अगर अभी भी आपको वीडियो लाइक नहीं करते हो तो आप समझ लेना काफ़ी पत्थर दिल हो आप, क्योंकि इतना मेहनत आपको कोई नहीं करेगा आप लोग के लिए जितना मैंने आप लोग के लिए मेहनत कर दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग लाइक नहीं करते हो, मेरी कमी कहाँ हो जाती है जो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। मेरी कोशिश इतना होती है कभी ना कभी आप सब लोग वीडियो को लाइक करोगे, इसलिए आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करता हूँ। जो भी मुझसे पॉसिबल होते हैं मैं उतना करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए। तो कोई बात नहीं है, अगर आप लाइक करते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है जानकारी को संग्रह, जानकारी का विश्लेषण, जानकारी को समझना या ऑप्शन डी है जानकारी का उपयोग। तो क्वेश्चन चैप्टर 14 का जो पहला आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जानकारी को समझना। बस हम 2 चैप्टर बाकी हैं आपके ख़त्म करने के लिए, तो आप वीडियो में बने रहना। यहाँ पे हम बहुत जल्द ख़त्म कर सकते हैं, तो आप लोग एनर्जी से बने रहना। संज्ञानात्मक विकास में कौन सा चरण शामिल नहीं है? तो मैंने आपको बताया था, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक चरण है उसमें था सेंसरी, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट। लास्ट में था आपका फॉर्मल, जो कि ऑप्शन डी आपका शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हुआ, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। संज्ञानात्मक विकास का मॉडल किसने प्रतिपादित किया है? इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्री ऑपरेशनल चरण में बच्चों की सोच किस प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है वास्तविकता आधारित, सक्रियात्मक, मूर्त या ऑप्शन डी है सिंबल। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतीकात्मक। प्री ऑपरेशनल जो एज का टाइमिंग होता है वो 2 से 7 वर्ष होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए आपके शिक्षा, समाज और आपके शारीरिक विकास, ये सारे रीजन आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में कौन से चरण में बच्चे वस्तुत्व को अस्तित्व को समझते हैं? ये सवाल आपने सीटेट में देखा होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंसरी मोटर, जिसे आप संवेदी मोटर चरण के नाम से जानते हो। क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञानात्मक विकास का औपचारिक सक्रियात्मक चरण किस आयु वर्ग में होता है? तो मैंने आपको बताया था, जो आपका इन कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट नहीं आपसे पूछ रहा है औपचारिक, औपचारिक होता है फॉर्मल, ठीक है, जिसे हिंदी में औपचारिक सक्रियात्मक चरण कहा जाता है, जो जीन पियाजे ने दिया था। तो मैंने आपको बताया था 11 से 17। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 से 17 होगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है 11 से 15। यहाँ पर 11 से 15 हो सकता है, 11 से 17 भी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना 11 से बात होता है, 15 से 20 नहीं होगा। 11 से लेकर जितना भी नंबर दिया हो, 11 से 17, 11 से 18, तो आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, संज्ञानात्मक विकास का कौन सा सिद्धांत बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर जोर देता है?
तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत बच्चों के लिए माना जाता है, बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया था जीन पियाजे ने, इसलिए उनके जो उनका कॉग्निटिव माइंड है उस पर ज़्यादा जोर दिया था जीन पियाजे ने, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है संज्ञानात्मक विकास किन चरणों में बच्चे तार्किक सोच विकसित करते हैं, मतलब लॉजिकल थिंकिंग कब से करने लगते हैं, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा लॉजिकल थिंकिंग आपके कंक्रीट टाइम में आता है। कंक्रीट का पीरियड क्या है, तो आपका 7 से 11 है। 7 से 11 साल के बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 संज्ञानात्मक विकास में असिमिलेशन का क्या अर्थ है, एसिमिलेशन, ठीक है, ऑलरेडी हमने काफ़ी बार आपको डिटेल में बताया भी है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ठीक है, ये सारे वर्ड हैं आपके जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी वीडियो में कंप्लीट कराया हुआ है, याद रखिएगा। एसिमिलेशन होता है नई जानकारी को मौजूदा योजना में समायोजित करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी के वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में कराया हुआ है, आप जाकर वीडियो को देख सकते हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला चैप्टर है मानसिक विकार और उपचार। ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना, सारे क्वेश्चन रट्टा जरूर मार लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है मानसिक विकार का मुख्य लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन है असामान्य व्यवहार, अस्थिर भावनाएं, या ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकार, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। कौन सा मानसिक विकार मनोवैज्ञानिक विकारों की श्रेणी में नहीं आता है। इस सवाल को आप भी बे क्वेश्चन टिक आउट करना, इस सवाल 100% आपके पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है जिसे आप बीपी बोलते हो, बीपी आपके किसी भी मानसिक विकार के अंदर नहीं आता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचारों में कौन सी विधि उपयोग होती है। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सिजोफ्रेनिया के लक्षणों में क्या शामिल है। सिजोफ्रेनिया से पिछले बार आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछे गए थे, आप इसे याद रखिएगा। सिजोफ्रेनिया के लक्षणों में आपका भ्रम, मति भ्रम, विभाजित सोच, ये सब कुछ शामिल होता है, जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटी है, मतलब आप समझ सकते हो वो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5 मनोवैज्ञानिक विकारों के लिए सबसे उपयुक्त उपचार क्या है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा, औषधि, या ऑप्शन डी ये सभी का संयोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 6 है मनोवैज्ञानिक उपचार में संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा किस प्रकार का उपचार माना जाता है। पहला ऑप्शन है विचार और व्यवहार को बदलने का, मानसिक स्थिरता बनाए रखने का, शारीरिक स्थिति को बदलने का, या ऑप्शन डी है सामाजिक स्थिति को बदलने का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मनोवैज्ञानिक अस्थिरता का कारण क्या हो सकता है। आनुवंशिकता, पर्यावरण, शारीरिक स्थिति, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मनोवैज्ञानिक विकार के उपचार में दवाओं का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मनोवैज्ञानिक विकार में उपचारों में दवाओं का जो उपयोग है वो लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है मनोवैज्ञानिक विकार के उपचार में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मानसिक विकार को ठीक करना, ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 मानसिक विकारों का निदान कैसे किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है निदानिक परीक्षा से, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, चिकित्सा इतिहास से, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आज का लास्ट चैप्टर अनुसाधन और परीक्षण, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है अनुसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा अनुसाधन का मुख्य उद्देश्य नई जानकारी को संग्रह, मौजूदा जानकारी का विश्लेषण और नई परिकल्पना का परीक्षण, ये सारे रीजन माने जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। परीक्षण की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। डाटा संग्रह, डाटा विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी।
तो कौन सा परीक्षण मानसिक क्षमता का मापन करता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संज्ञानात्मक परीक्षण आपके मानसिक क्षमता का मापन करता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अनुसाधन के कौन से प्रकार होते हैं? पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक अनुसाधन, वर्णनात्मक अनुसाधन, संग्राहक, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो अनुसाधन के तीनों प्रकार होते हैं, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अनुसाधन प्रकार संयोग और कारणता का अध्ययन करता है? तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए प्रयोगात्मक अनुसाधन। अनुसाधन में परिकल्पना का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है अनुसाधन का मुख्य प्रश्न, अनुसाधन का निष्कर्ष, अनुसाधन का उद्देश्य, या ऑप्शन डी या अनुसाधन का परिवेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अनुसाधन का मुख्य प्रश्न। परीक्षण में मानसिक क्षमता का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, परीक्षण में मानसिक क्षमता का संज्ञानात्मक क्षमता का अर्थ माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, परीक्षण में कौन सा प्रकार मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक परीक्षण, व्यक्तित्व, व्यवहारात्मक, या ऑप्शन डी है नैदानिक परीक्षण। तो क्वेश्चन 8 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अनुसाधन के निष्कर्ष को कैसे जांचा जाता है? सत्यापन से, ये ऑप्शन बी है पुनरावृत्ति से, परिणात्मक विश्लेषण से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हम टोटल 160 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लास्ट का 160 क्वेश्चन। इससे पहले आप जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी आप लोग के वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। क्वेश्चन 10 है अनुसाधन के परिणामों का उपयोग किसमें किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, क्योंकि जो अनुसाधन होता है वो नए सिद्धांतों का विकास, मौजूदा सिद्धांतों का परीक्षण और सामाजिक समस्याओं को समाधान में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ रहा आपका आज का क्लास 11 का 160 क्वेश्चन। टोटल आपके क्लास 11 में 16 चैप्टर थे, जो हमने आज के वीडियो में 160 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आज तक का मेरे यूट्यूब चैनल पे सबसे लंबा वीडियो आज का रहेगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो मैंने आज तक यूट्यूब पे कभी नहीं बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हमारी आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो को लाइक शेयर करते हो कि नहीं, आप वीडियो को पसंद करते हो कि नहीं करते हो। कैसी लगी मेरी मेहनत आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अगले वीडियो हम क्लास 12 का सारे चैप्टर को कवर कर पाए। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर करते हो, आपको वीडियो पसंद आती है, तो अगले वीडियो में हम चैप्टर 12 का सारे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ 300 में आपको प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, सब कुछ बताया जाएगा। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। इतना बोलने के बाद मेरा एक भी मिनट का बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मेरा खुद दर्द जाबरा दर्द देने लगा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अंत में यही बोलूँगा कि बस आप लोग अपना प्यार बनाए रख लो। आपको ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो कि आपको सिर्फ इतने कंटेंट करने से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया था, वो सारे एक्सपीरियंस पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना।